अंधेरी रात में वो सर झुकाए अपने सामने पड़ी इस लाश को देख रहा था, जिसके कफन दफन के लिए पैसे भी इसके पास ना थे। वो रो रहा था। इसे कंधा देने वाला भी कोई ना था। या अल्लाह, मेरी इस मासूम बहन से कौन सा गुनाह सरसरद हुआ जो इसकी लाश ऐसे सड़क किनारे पड़ी है और इसको कफन दफन के लिए पैसे भी मेरे पास नहीं। वो रोते हुए खुदा से शिकवा कर बैठा। सुनसान सड़क पर वो इस लाश के साथ बैठा था। खौफ से जिस्म कपकपा रहा था और दुख की शिद्दत से इसका दिल फटने को था। लाश, खौफ, दुख, सब कुछ गटमट हो रहा था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। इसका माथा पसीने से भीग चुका था और जिस्म अभी तक कांप रहा था। इसने एतराफ में नज़र दौड़ाई तो याद आया कि वो अपने कमरे में है और रॉकिंग चेयर पर बैठे बैठे ही सो गया था। वह आहिस्तगी से उठा और कमरे से बाहर आया। लॉन्च की घड़ी शाम के 7 बजा रही थी। वो किचन में दाखिल हुआ और फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने लगा। पानी पीकर वो वापस कमरे में आया और बालकनी पर जा खड़ा हुआ। नीचे कंपाउंड में इसे वो सब अली के घर से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। ज़रूर कोई नया कारनामा अंजाम देना होगा, उमर ने दिल ही दिल में सोचा। अगले ही लम्हे इसकी नज़र सामिया पर पड़ी तो इसे शिद्दत से गुस्सा आया। वो इसे अपने अजली हुलिये में बगैर दुपट्टे के जीन्स और शॉर्ट शर्ट पहने अली से लड़ रही थी। उमर के चेहरे पर नापसंदीदगी के वाज़ेह आसार देखे जा सकते थे। इसे सामिया के अली से बात करने पर एतराज़ नहीं था, बल्कि इसे इसके हुलिये से चिढ़ थी। दुपट्टा ओढ़ना तो इसने सीखा ही नहीं था। अंकल ने लाड प्यार में इसे बिगाड़ कर रखा था। इसे उमर नागवारी से कहता वापस अपने कमरे में चला गया। चलो जाओ, एक कप चाय बना कर लाओ। घर आकर हमजा ने सोफे पर ढहते हुए हरीम पर हुक्म सादिर किया। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों चाय बनाऊं? हरीम ने पूछा। क्योंकि ये तुम्हारा काम है, इसने इत्मीनान से कहा। मैं नहीं बना रही, तुम खुद बना लो, बल्कि मेरे लिए भी एक कप बना देना, हरीम ने सुकून से सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं और तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा? तुम्हें ये खुशफहमी कब से होने लगी? हमजा ने से इत्मीनान से कहा। क्योंकि अब से पूरे 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है मिस्टर। बजाय इसके कि अपनी चंद दिन की मेहमान बहन की खिदमतें करो, तुम मुझे ही ऑर्डर दे रहे हो। तो शादी हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम एक कप चाय भी नहीं बना सकती। चलो उठो और मेरे लिए चाय बना कर लाओ, हमजा ने गुस्से से कहा। कहा ना नहीं बना रही, वो भी आखिर इसी की बहन थी। तुम तो हो ही कामचोर, पता नहीं ससुराल जाकर क्या करोगी। मैं कामचोर हूं तो तुम भी सुस्त और काहिल हो, हरीम ने खींच कर इसे कुशन मारा। मैं सुस्त हूं? हाँ, तुम तो बदतमीज और बेशरम हो जो जूते खाओगी अपनी सास से। हमजा ने वही कुशन इसे वापस मारा। तुम्हारे मुंह में खाक, हरीम ने दोबारा इसे वही कुशन मारा। और चूंकि अब जंग छिड़ चुकी थी तो आप लोगों की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चलते बने। हम सुबह 6 बजे शाहरुख ग्राउंड के ट्रैक पर जॉगिंग कर रहा था जब किसी ने इसे पीछे से आकर गला खंगारा। वो ठटका और फिर रुककर अपने पीछे देखा तो वहां अली खड़ा नजर आया। इसके पीछे से अरसलान और हैदर दिखाई दे रहे थे। कैसे हो अली? शाहरुख ने खुशगवारी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ये बताइए कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? अली ने बगैर लटी-पटी के पूछा डाला तो हैदर और अरसलान ने सांसें अटक गईं। शाहरुख ने आंखें छोटी करके इसे देखा और फिर हंस पड़ा। जरूर शिफा ने तुम्हें इस मिशन पर लगाया होगा, शाहरुख ने हंसते हुए पूछा। तो हैदर और अरसलान के मुंह हैरत से खुल पड़े। अलबत्ता अली वैसे ही इत्मीनान से खड़ा था। तो अब बताइए आप कि शादी पर क्यों राजी नहीं हो रहे हैं और आपको किस तरह राजी किया जाएगा? अली ने पूछा। शिफा ने तुम्हें सब बता दिया है? इसने पूछा। जी बिल्कुल, सबका सब, अली ने इसकी तायद की। इसने ये नहीं बताया कि मैं तो हमेशा ही से राजी हूँ? ये भी बताया था। वो तो बस ये चाहती है कि अब वो दोबारा से अपनी खाला को राजी करने की कोशिश करेगी और हम तब तक आपको राजी कर लें, हैदर ने जवाब दिया। और शिफा को लगता है कि वो अपनी खाला को मना लेगी? शाहरुख ने पूछा। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपकी भतीजी ना कर पाए, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हैरत की ज्यादती से बाकी दोनों का मुंह कंग हो गया। ये वही अली था जिसने कभी शिफा के मुंह पर इसकी तारीफ नहीं की थी। तो ठीक है, इसे कहो कि अपनी खाला को राजी करे। मैं तो आज भी इससे शादी करने को तैयार हूँ, शाहरुख ने कंधे उचकाते हुए संजीदगी से कहा और वापस मुड़ गया। लो, तो इसका मतलब हमारा कोई काम ही नहीं था या हमारा मिशन फेल हो गया? हैदर ने पूछा।
हाय गई भैंस गुड़ में। अरसलान ने हंस पे तवक्का महावरे की टांग तोड़ दी थी। गटर में नहीं, पानी में। गटर में भी पानी होता है, अली ने कहा। चलो चलकर शफा को बताते हैं, अली ने कहकर कदम बढ़ा दिए। खूबसूरती से सजे लाउंज की वीआईपी की तरफ दीवार तस्वीर से भरी हुई थी। रुशना कदम कदम चलती इस दीवार के पास आ खड़ी हुई और यकटक इन तस्वीर को देखने लगी। ये तमाम तस्वीरें इसके बाबा, इसके शहीद भाई ऑन और इसके बड़े भाई रजा की थी। इसे याद था जब वो 9 साल की थी तब इसके बाबा लापता हो गए थे। इनकी एजेंसी ने यही कहा था कि वो शहीद हो गए हैं। रजा, ऑन और मामा ने शुरू में तस्लीम नहीं किया, लेकिन बाद में इनकी मौत को कबूल कर लिया। लेकिन रुशना आज 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी दिल में ये उम्मीद लिए बैठी थी कि शायद शायद किसी दिन इसके बाबा वापस आ जाएंगे। जिस दिन इसके बाबा लापता हुए, इस दिन से आज तक वो एक बार भी नहीं रोई थी, हत्ता कि ऑन की शहादत पर भी नहीं। रजा भी अपनी ड्यूटी की वजह से कई कई महीनों बाद शक्ल दिखाता था और कभी कभी तो साल भी गुजर जाता था और इसकी कोई खबर नहीं होती थी। ऑन की मौत के बाद इसकी मामा सदमे के बायस बिल्कुल खामोश हो गई थी। हर वक्त खामोश रहती थी। वो बिल्कुल अकेले हो गई थी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो हर हाल में खुश रहती थी। अली कमरे में बैठा किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए बैठा था। इस वक्त इसे अलीना शिद्दत से याद आ रही थी। अली के बाप ने 2 शादियां की थी, इसकी माँ से और एक अपनी कजन से, लेकिन इनकी दूसरी शादी ज्यादा अरसा चल न सकी और 10 साल बाद ही इनकी तलाक हो गई। इनकी दूसरी बीवी से इनकी एक बेटी अलीना थी। जब वो 9 साल की थी तो यहीं रहती थी, लेकिन तलाक के बाद इसकी माँ इसे अपने साथ कश्मीर ले गई और 1 साल बाद ही इनका इंतकाल हो गया। वो साल अली के लिए बहुत ही मनहूस साबित हुआ था। एक तो इसकी बहन इससे बिछड़ गई थी और ऊपर से इसी साल इसकी सौतेली माँ के इंतकाल के 2 माह बाद इसके वालिद भी एक हादसे में दुनिया छोड़ गए। अली की माँ बहुत नेक खातून थी। इन्होंने अलीना को वापस घर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके मामू ने इनके हवाले करने से सख्ती से इनकार कर दिया। इसके बाद जब तक अली की अम्मी जिंदा रही, इन्होंने अपनी तमाम तर कोशिशें कर ली इसे यहाँ लाने की, लेकिन इसके मामू ने इसे आने नहीं दिया। अली 2 महीने में एक बार कश्मीर का चक्कर लगाता। इस तरह साल में 6 बार इसकी अलीना से मुलाकात हो जाती थी। ये देखकर कि अलीना अपने मामू के घर में खुश है, इसने इसे कराची लाने का इरादा तर्क कर दिया। अलीना के मामू के इंतकाल के बाद अली ने फिर से कोशिश की इसे यहाँ लाने की, लेकिन इसकी मामी ने इनकार कर दिया और अलीना भी इनकी हर बात मानती थी। इसीलिए अली एक बार फिर खामोश हो गया। क्या सोच रहा है मेरा बच्चा? इसे काफी देर से खामोश देखकर इसकी दादी ने दरियाफ्त किया, क्योंकि इनका पोता और खामोश बैठने वालों में से तो नहीं था। वो अपनी व्हील चेयर घसीटते हुए इसके पास आई थी। बस आपकी पोती को याद कर रहा था, अली ने इनकी गोद में सर रखकर कहा। वैसे मुझे भी बड़ी याद आ रही है इसकी। दादी, ये अलीना की मामी कब मरेंगी? अली ने पूछा। हाय हाय, कैसी बातें कर रहे हो भाई, अब वो मरेंगी तभी तो मैं अपनी बहन को यहाँ ला सकूंगा ना। ऐसे मत कहो, लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन उन्होंने अलीना को बहुत प्यार से रखा है और तुम भी तो जब कश्मीर जाते हो तो कितनी आवभगत करती हैं, दादी ने इसे समझाया। हाँ, लेकिन जब तक वो जिंदा हैं अलीना को यहाँ आने नहीं देंगी ना। मुर्गे की एक टांग तरह एक ही सुई पर अटकी हुई थी। तुम कभी नहीं सुधरना। दादी इसके सर पर एक चकपत लगाती बाहर चली गई। अली थोड़ी देर लेटा रहा, फिर उठकर बाहर निकल गया। फव्वारे के करीब इसे हन्नान नजर आया। वो अपनी गाड़ी से उतर रहा था। अली इसके पास गया। खान साहब, किधर गायब हैं आजकल? अली ने कसम खाई हुई थी कि वो किसी को इसके असली नाम से नहीं पुकारेगा। बस ऑफिस में कुछ काम ज्यादा ही है आजकल। तुम क्यों पूछ रहे हो? हन्नान ने गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए खुशदिली से कहा। ऐसे ही, नजर नहीं आ रहा था ना तू, तो आजकल इसीलिए पूछ लिया। देख अली, मेरे पास तेरी तरह विरासत में मिली मेले तो चल नहीं रही कि जब दिल चाहा मुंह उठाकर चल दिया ऑफिस और जब दिल चाहा छुट्टी कर ली। कोई पूछने वाला ही नहीं। काम करना पड़ता है हमें, हन्नान ने इसे समझाया, जिसे कभी समझना नहीं था। सही कहा, बिल्कुल, वो सर हिलाते हुए बोला। आखिर तुम गरीबों को पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी तो करनी ही पड़ती है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, हन्नान ने ताज्जुब से सर हिलाया। खैर, मैं घर जा रहा हूँ, खाना खाकर आता हूँ, फिर बात होती है। हन्नान कहकर अपने घर चला गया तो अली ने एतराफ में निगाहें दौड़ाईं। शायद नई शिकार की तलाश में था।
इसे सना हाथ में पेंटिंग की ढेरों सामान पकड़ी नजर आई। वो मुस्कुराता हुआ इस तक गया। बिला आखिर इसे इसका शिकार मिल ही गया था। हेलो मिस, कहाँ जा रही हो? अली ने पूछा। अच्छा हुआ अली तुम आ गए। मैं अभी अभी आर्ट क्लास लेकर आ रही हूँ और कुछ सामान वगैरह खरीदे हैं। तुम इन्हें घर पहुँचाने में मेरी मदद करोगे? सना ने मिन्नत आमेज लहजे में कहा। हाय क्यों? अली ने दिल पर हाथ रखते हुए पूछा तो सना ने इसे घूरा। अब हम आपको इस हाय क्यों की तासीम मुख्तसर ही सुनाते हैं। किस्सा यूं है कि एक बार सना कॉलेज के लिए घर से निकल रही थी कि अचानक ही हड़ताल की कॉल हो गई। अली और हमजा वगैरह वहीं खड़े थे। इन्होंने सना को बताया कि कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्ट्राइक की कॉल दे दी गई है। फौरी तौर पर सना को कुछ समझ नहीं आया। और घबराहट में इसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, हाय क्यों? और इस वक्त से इसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि इतनी सीरियस सिचुएशन में भी सबकी हंसी छूट गई। इस दिन से आज तक किसी भी जगह, किसी भी वक्त और किसी भी मौके पर जब अली का दिल चाहता, वो बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन बनाकर दिल पर हाथ रखकर सना से पूछता, हाय क्यों? बदतमीजी नहीं करो अली और ये सामान पकड़ो। सना ने 2-3 शॉपर इसे भी पकड़ाए जो इसने शराफत से पकड़ लिए और इंतहाई तमीज से इसके साथ चलने लगा। सना को कुछ हैरत तो हुई इसकी इतनी शराफत पर, लेकिन इसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। वैसे मिस, हाय क्यों, तुम डॉक्टर क्यों बन रही हो? फिर ये पेंटर बनने का शौक कब से हो गया? अली ने पूछा। तुमसे किसने कहा कि डॉक्टर्स पेंटिंग नहीं बना सकते? क्योंकि इंसान एक वक्त में एक ही चीज बना सकता है। अली ने अपनी तरफ से अकलमंदाना बात कही थी। जब ही तुम आज तक इंसान नहीं बन सके क्योंकि तुम एक वक्त में शैतान जो हो। बस जी, कभी गुरूर नहीं किया, अली ने सादतमंदी से कहा और इन्हीं बातों के दौरान वो सना का बहुत सा आर्ट का सामान अपनी जेबों में मुंतकिल कर चुका था। वैसे अली, अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं तुम्हें एक पेंट कर सकती हूँ? घर के दरवाजे पर रुककर सना ने पूछा। हाय क्यों? अली ने खासी जज्बाती अंदाज में पूछा था। सना का दिल चाहा कि रख के थप्पड़ लगा दे इसके, क्योंकि इसकी टीचर ने इसे कार्टून बनाने को कहा है ना, इसीलिए। सना के बजाय अपना घर के दरवाजे से निकलती हरीम ने जवाब दिया। ओ, तो फिर तुम अपने भाई को पेश कर दो। इससे अच्छा कार्टून तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वो अली क्या जो किसी को हार जाए। बन्नो रानी, जुम्मे को तुम्हारा निकाह है, कभी कर भर भी टिक जाया करो। सना ने हरीम को वहां देखकर छेड़ा। बस यार, रुशना की तरफ जा रही थी, इसके साथ पार्लर जाना है, ब्यूटिशियन का पता करने, हरीम ने हंसते हुए कहा। लड़कियों, अगर बातचीत हो गई है तो मुझ मासूम पर रहम खाओ और तुम ये सामान लेकर अंदर रखो, अली ने दांत पीसते हुए कहा। सना ने अपने गार्ड को आवाज देकर बुलाया और अली के हाथ से सामान लेकर इसे पकड़ाया। फिर हरीम को खुदा हाफिज कहकर चली गई। क्यों बे, दूसरों को तंग किए बगैर सुकून नहीं मिलता तुझे? हन्नान ने पीछे से आकर इसे सर पर चपत लगाई। अरे खान साहब, आप आ गए? अली चहका। नहीं, रास्ते में हूँ। चल ठीक है, फिर पहुंच जाना, तब बताना, अली इत्मीनान से कहता आगे बढ़ गया तो हन्नान मुस्कुराता हुआ इसके पीछे चल पड़ा। खाला जानी, आखिर आपको मसला क्या है? क्यों इनकार कर रही हैं आप बार बार? इतनी अच्छी तो हैं चाचू। शिफा आज अपनी नाना के घर आई हुई थी और तब से अपनी खाला के सर पर थी सवार। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चाचू बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि रुशना ने इन्हें कहना शुरू ही किया था कि शिफा ने इसकी बात काट दी। बात यह है कि आप अपने साबका ससुराल वालों से डरती हैं। क्यों नहीं समझती आप? लोगों का काम है बोलना, तो वो बोलेंगे। क्या आपके साबका शौहर ने शादी नहीं की? क्या वो अपनी जिंदगी सुकून से नहीं गुजार रहे? तो फिर आपको भी हक है ना? नहीं शिफा, बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? शिफा ने हैरत से इन्हें देखा। ठीक है, मैंने इस वक्त अपने साबका ससुराल वालों के इल्जामात से डर कर इनकार कर दिया था, लेकिन मुझे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? शिफा को मजीद हैरत हुई। क्योंकि मैं शाहरुख के सामने जाने की काबिल नहीं रही थी। मैं किस मुंह से इससे माफ़ी मांगती, जबकि मैंने इतनी बुरी तरह से इसे रिजेक्ट किया था। ओह खाला, शिफा ने अपना माथा पीट लिया। आप ये सोचकर इतने सालों से खामोश बैठी हैं। चाचू के दिल में आपके लिए आज भी इतनी ही जगह है, बल्कि वो तो अब भी राजी हैं। मैं अभी इनसे बात करती हूँ, शिफा ने खुश दिली से कहा। नहीं शिफा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पर क्यों? क्योंकि मैं शाहरुख से नजरें नहीं मिला सकती। मैंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया है और अब तुम भी कुछ नहीं करोगी। पर खाला, मैंने कह दिया ना, नहीं तो नहीं। शिफा ने मायूसी से इन्हें देखा।
शाम का वक्त था। वो सब लड़के स्ट्रीट में कुर्सियां डाले बैठे थे। रुशना और हरीम बेंच पर बैठी सामिया और अली के साथ बहस सुन रही थीं। इसी वक्त सना अपने घर से बाहर आई और सीधा अली के पास पहुंची। अली, इज्जत से साथ मेरा सारा सामान वापस करो मुझे। वो सख्त गुस्से में लगती थी। क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अली ने सुकून से पूछा तो इसे आग ही लग गई। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस सामान की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं तो नहीं जानता तुम किस सामान की बात कर रही हो। अली, तुमने मेरा जो आर्ट का सामान चोरी किया है वो फौरन मुझे वापस करो, सना चबा चबा कर बोली। अच्छा, वो तो मैंने बेच दी, इसने इत्मीनान से कहा। तो सदमे के मारे सना का मुंह खुल गया। तुमने वो बेच दिए? तुम जानती भी हो वो कितने महंगे थे? हाँ हाँ जानता हूँ, कसम ले लो, 1 रुपए भी कम नहीं बेचा। जितने के थे इतनी ही कीमत पर बेचे हैं। अली, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो धाड़ी। हाय, क्यों? अली ने हैरत से कहा। मार दो इसे सना, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, रुशना ने कहा। ना करो रोशन आरा, अगर मैं मर गया तो तुम्हारी डोली कौन उठाएगा? अली ने रूहान से लहजे में कहा। तुम क्यों उठाने लगे मेरी डोली? रोशना ने हैरत से पूछा। क्योंकि तुम्हारे भाई का तो कुछ अता पता तो होता ही नहीं। क्या मालूम वो तुम्हारे रुखसती के दिन भी अपनी ड्यूटी पर हो। तब क्या तुम्हारी डोली घर की दहलीज पर ही रखी रहेगी? नहीं मेरी बहन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बहुत फजूल बोलते हो तुम, कृष्णा ने इतना ही कहने पर इत्तेफाक किया। अली, मुझे तंग मत करो, सना खुद पर से तो रज्जा हटते ही देखकर चिल्लाई। तुम मुझसे तंग हो रही हो? अली ने सदमे से पूछा। हाँ। हाय, क्यों? मुकाबिल आखिर अली ही था। उफ, इसने बेबसी से पैर पटकते हुए। तुम वापस दे रहे हो कि नहीं? कहा ना बेच दिए। क्यों बेचे? वो मेरा मुआवजा था, मैंने इतनी गर्मी में तुम्हारा इतना भारी सामान उठाया और इस पर से बेमुरवती की इंतहा देखो। बजाय मुझे चाय पानी का पूछने, इसने दरवाजे से ही लौटा दिया। अरे, शुक्रिया तक नहीं कहा इसने तेरे भाई को, अली ने भराए हुए लहजे में कहते अरसलान के कंधे पर सर रख दिया। ओए, बहुत तंग कर लिया तूने इसे, चल अब इसका सामान वापस कर दे जल्दी। अरसलान ने उल्टा सिक्के के सर पर चपत लगा दी। चल, तू कहता है तो कर दूंगा, अली ने सर हिलाते हुए कहा। अभी दो, सना ने इसे राजी होता देखकर कहा। सब्र रखो लड़की, जब घर जाऊंगा तो दे दूंगा ना, अली ने कहा। तो तब वो सुकून से जाकर बेंच पर बैठ गए। 24 घंटे हर किसी को तंग करते रहते हो, इसके अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? हन्नान ने हंसते हुए पूछा। हैदर अरसलान और उमर को मोबाइल पर किसी गाड़ी की वीडियो दिखा रहा था जिसे वो मुस्तकबिल खरीदने में इरादा रखता था, जबकि हमजा कुर्सी पर आधा लेटा और आधा बैठा हुआ फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। यही तो मेरा ऑफिशियल काम है खान साहब, इसने दांत निकालते हुए कहा। इसने दांत निकालते हुए हन्नान को जवाब देने ही लगा था जब शिफा की आवाज ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। यार, एक मसला हो गया है, शिफा ने परेशानी से कहा। क्या? तुम्हारी खाला को शाहरुख अंकल के बजाय शाहिद अफरीदी पसंद आ गया क्या? अली ने हैरत से पूछा। फजूल नहीं बोलो अली, मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूँ, इसने अली को डांटा तो वो अच्छे बच्चों की तरह होठों पर उंगली रखकर सर झुकाकर बैठ गया। अब कौन सा नया मसला हो गया? हमजा ने बेजारी से पूछा था। निगाहें अलबत्ता फेसबुक पर ही थीं। हुआ दरअसल ये है कि आज मैं खाला के पास गई और शिफा ने अपने और रोशानी की सारी गुफ्तगू इनके गोश्त गुजार दी। मतलब जो हमने सोचा वैसा कुछ नहीं था? हैदर ने हैरत से पूछा। लो जी, यहाँ तो उल्टी सतलज बह रही है, अरसलान ने कहा। उल्टी सतलज नहीं, गंगा होती है, उमर ने इसे घूरते हुए कहा। जो भी होती है, अरसलान ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। मुझे बताओ कि अब क्या करना है? शिफा ने इन सबको मुखातिब किया। तुम एक काम करो, अपनी खाला के गन पॉइंट पर निकाह करा दो। काफी देर से खामोश बैठी सामिया ने मुफ्त मशवरा दिया था। निहायत ही फजूल आइडिया था, शिफा ने बेजारी से कहा। जब तुम्हारी खाला राजी ही नहीं है तो हम इनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, उमर ने पहली बार इस मामले में अपनी राय दी थी। आइडिया, अचानक ही अली चीखा। जबरदस्ती? अच्छा मशवरा दिया तूने उमर, अली ने इसे दाद दी, जबकि नासमझी से सब इसे देखने लगे। क्या कहना चाहते हो तुम? सबसे बेचैन रूह तो सामिया की ही थी। वो मैं तुम्हें नहीं समझा रहा। शिफा, तुम अपने नाना से मेरी एक मुलाकात करा दो, सारे मसले चुटकी बजाकर हल कर दूंगा। अली ने पहले सामिया फिर शिफा को मुखातिब किया। लेकिन तुम करने क्या वाले हो? शिफा परेशानी से पूछा। वो कह रहा है ना कि वो कर लेगा, तो फिर वो सच में कर लेगा। तुम आम खाओ, छिलके ना गिनो, अरसलान ने शिफा को समझाया।
ابے چھلکے نہیں گھٹیا، گٹلیاں ہوتی ہیں۔ حنان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے جیسے کہہ رہا ہو بھائی بس کر دے، اور محاورے اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس کام کا معاوضہ لگے گا۔ علی حسب توقع مطلب کی بات پر اتر آیا۔ میرا وعدہ علی، جب کام ہو جائے گا تو جو تم کہو گے وہ کروں گی، شفا نے کہا۔ علی مسکرایا۔ حمزہ کی اسکرال کرتی انگلیاں اچانک ہی تھمی تھیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر موبائل کی اسکرین دیکھنے لگا۔ علی، یہ تو نے میری کون سی تصویر فیس بک پر اپلوڈ کر دی؟ حمزہ موبائل کو دیکھتا سیدھا اور ہکا بکا انداز میں پوچھنے لگا۔ وہی جو تجھے نظر آ رہی ہے، علی نے اطمینان سے کہا۔ ایسے ہی تھا، وہ بڑے سے بڑا کام کر کے بھی اس کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ باقی سب کی شکلوں سے لگتا تھا کہ وہ تصویر پہلے سے دیکھ چکے ہیں، سوائے عمر کے۔ کیا ہوا ہے حمزہ؟ عمر نے پوچھا۔ یار پچھلے دنوں بارش کے دوران گھر کے سامنے جو کیچڑ جم گیا تھا اور میں اسے صاف کر رہا تھا، اس وقت اس نے میری تصویر کھینچ لی تھی اور آج سے اس نے وہ اپلوڈ کر دی، اور سالے نے 150 لوگوں کو ٹیگ کیا ہے میرے علاوہ۔ حمزہ نے دانت کچلاتے ہوئے کہا تو حریم اور رشنا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا ہوا حمزہ، اچھی نہیں لگی؟ علی نے معصومیت سے پوچھا۔ تجھے میں نے منع کیا تھا نا کہ اسے کہیں بھی اپلوڈ مت کرنا۔ حمزہ آنکھوں میں غصہ واضح نظر آ رہا تھا، مگر مقابل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور تجھے لگتا ہے کہ میں تیری سن لوں گا؟ انکل جلالی، علی نے کہا تو حمزہ کو غصہ سوانے سے پر آ پہنچا۔ انکل جلالی کا خطاب اسے علی کا ہی خطا کیا ہوا تھا۔ رک، تجھے میں بھی بتاتا ہوں۔ حمزہ اسے مارنے لپکا، لیکن وہ بھاگ نکلا۔ اب علی آگے آگے اور حمزہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا، جبکہ شفا سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں علی کیا کرنے والا ہے۔